अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया जो है ना, हमारे पास ये हीमोग्लोबिनोपैथी है। और इसमें होता क्या है कि हीमोग्लोबिनोपैथी तो उनको कहते हैं जो हेरेडिटी डिसऑर्डर होते हैं, और उनमें ना जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ मेनली हमारे पास प्रेजेंट होती हैं हीमोग्लोबिन में। ठीक है, अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल सेल इस पैराग्राफ में यही बताया हुआ है कि सिकल सेल एनीमिया में बेसिकली होता क्या है। तो जो सिकल सेल एनीमिया ना, उसमें यह है कि हमारे पास म्यूटेशन हो जाती है, पॉइंट म्यूटेशन होती है बीटा चेन में। जो हीमोग्लोबिन है ना, ये एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है, 4 चेन होती हैं, 2 अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। और सिकल सेल एनीमिया में ये होता है कि जो बीटा चेन होती है ना, बीटा ग्लोबिनल चेन होती है, उसमें हमारे पास एक अमाइनो एसिड की सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल होता है उसकी जगह कोई और आ जाता है। तो उसमें स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है हीमोग्लोबिन में, जिसकी वजह से इस ट्रेट का नाम है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अब इसमें यह है कि ठीक है, इस पैराग्राफ में यही था कि और ये बताया हुआ है कि अफ्रीकन वगैरह में ये ज़्यादा कॉमन है। और जो हमारे पास पेशेंट होते हैं ना सिकल सेल एनीमिया के, HPS, जो जब हमारे पास बीटा ग्लोबिन चेन चेंज हो जाती है ना, तो नॉर्मल जो हमारे पास कंसनट्रेशन होती है ना हीमोग्लोबिन की, जो अडल्ट में वो HbA होता है, कैपिटल A। लेकिन जब वो चेंज हो जाती है ग्लोबिन चेन, तो उसको HbS कह देते हैं, HbS हीमोग्लोबिन में बन जाता है। और ये जो होते हैं ना, जो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट होंगे, वो प्रोटेक्टिव होते हैं अगेंस्ट फैल्सिपारम मलेरिया। ठीक है, इसी वजह से जो मलेरिया वगैरह था वो अफ्रीका और इंडिया वगैरह के ज़्यादा कंट्रीज़ में था। तो इस वजह से ये जो अब डिज़ीज़ है ना सिकल सेल एनीमिया, ये ज़्यादा इन्हीं लोगों में पाई जाती है। उनको मलेरिया नहीं होगा लेकिन अनीमिक वगैरह वो होंगी। ठीक है, पैथोजेनेसिस इसमें क्या है, पैथोजेनेसिस जो मेन है ना, वो मैं आपको बताती हूँ इधर से डायग्राम से। तो नेक्स्ट पेज पे इसकी डायग्राम बनी हुई है। तो डायग्राम में ये है कि हमारे पास ये हमारे पास चेन होती है हीमोग्लोबिन की। नॉर्मल हमारे पास जो अडल्ट होता है ना, वो HbA होता है। हमारे पास हीमोग्लोबिन की जो होती है ना कॉम्पोजिशन, वो ये होती है। एडल्ट में HbA होता है जो 96% होता है, और वो उसमें 2 अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन। फिर HbA2 आ जाता है जो कि 2 to 3% होता है मेनली, और ये दो अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 हमारे पास डेल्टा चेन होती हैं। फिर HbF होता है जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है मेनली, ये 1% होता है अडल्ट में। ये 2 अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 गैमा चेन होती हैं। लेकिन जो फीटस में हमारे पास क्या होता है, ये अडल्ट की कॉम्पोजिशन थी। फीटस में यह है कि हमारे पास जो मेजर कॉम्पोजिशन होती है ना, वो ये HbF होता है। तो उनमें भी हम बाद में डिस्कस करते हैं कि उनमें भी साइन एंड सिम्टम जो है ना सिकल सेल एनीमिया के, वो बर्थ पे या कुछ महीनों तक ना नहीं आते, ऑलमोस्ट 6 मंथ तक तब आना स्टार्ट होते हैं, जब हमारे पास जो HbF है ना, वो रिप्लेस हो जाता है हमारे पास अडल्ट हीमोग्लोबिन से, दैट इज़ HbA। तो तब वो साइन एंड सिम्टम हमारे पास अपीयर होना स्टार्ट होते हैं। ये इनहेरिटेंस है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब मेनली होता ये है कि हमारे पास नॉर्मल तो HbA है, और ये है HbS। अब ये चेंज कैसे होता है, 2 अल्फ़ा चेन है, 2 बीटा चेन है। अब नॉर्मेलिटी सिर्फ बीटा चेन में आती है। बीटा चेन में जो हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं ना, विलीन है और ये ऐसे जो भी सीक्वेंस है ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो इसमें ये है कि नॉर्मल पोजीशन पे क्या होता है कि ग्लूटामीन होता है पोजीशन नंबर 6 पे, लेकिन सिकल सेल में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में, कि विलीन आ जाता है ग्लूटामीन की जगह पे बीटा ग्लोबिन चेन में। तो ये होता ये है कि उसको हम कह देते हैं कि अब ये हीमोग्लोबिन S बन गया है। एट पोजीशन 6 पॉइंट म्यूटेशन होती है, विलीन आ जाता है ग्लूटामीन की जगह पे। तो अब ये HbS है, ये सारे उसके अंदर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है HbS। और HbS क्या करता है कि जब उसकी डीऑक्सीजनेशन होती है ना, तो ये मतलब RBC जो कि डीऑक्सीजनेटेड RBC होंगे, या उनमें कोई भी स्ट्रेस आएगा जिसकी वजह से उनकी डीऑक्सीजनेशन हो गई, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से वो पॉलीमर अटैच होना शुरू हो जाएंगे। जो भी हमारे पास हीमोग्लोबिन होगा ना HbS वाला डीऑक्सीजनेटेड, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे और पैकिंग हो जाएगी, और जिसकी वजह से वो एक सिकल शेप बना देंगे। ये अब सारा अंदर हीमोग्लोबिन है, और उसकी वजह से ये था स्कैटर्ड, और अब ये डीऑक्सीजनेशन होंगे और अब उन्होंने पॉलीमराइज कर गए हैं। अब होता ये है कि जब जो सिकल सेल होते हैं ना, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो कैल्शियम इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है उनमें, और पोटाशियम और वाटर जो होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है उनमें से। अब जो ये हमारे पास सिकलिंग स्टार्ट हुई है ना, ये होती है एक रिवर्सिबल और एक होती है इरिवर्सिबल। ठीक है, स्टार्ट में क्या होता है कि रिवर्सिबल ही सिकलिंग होती है,
और अगर रिवर्सिबल सिकलिंग की ऑक्सीजनेशन प्रॉपर होती रही ना तो वो दोबारा से क्या होता है कि HbS स्टेट दोबारा आ जाएगा। ये कि उनमें हीमोलिसिस नहीं होगी, ये रिवर्स हो जाएगा उसी में, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ये प्रोलॉन्ग डीऑक्सीजनेशन हुई जा रही है, एडिशनल साइकिल आ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास इरिवर्सिबल जो है ना वो सिकलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये शेप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें। अब जब इरिवर्सिबल सिकलिंग स्टार्ट हो जाती है ना तो उसकी एंड स्टेज यही है कि उन्होंने दोबारा से ये नॉर्मल जो साइज़ था, शेप थी RBC की, उसमें कन्वर्ट नहीं होना। जब वो गुजरेंगे ना स्प्लीन वगैरह से या कैपिलरी से, तो वो क्या होंगे कि उनकी रैपिड हीमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी, एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जो हमारे पास क्या करेंगे कि एडिशनल साइकिल ऑफ जो मतलब ना इरिवर्सिबल हीमोलिसिस सिकलिंग की तरफ लेके जाएंगे। वो इन्फ्लेमेशन होता है, ट्रांजिट टाइम है, ये मैं आपको सारे एक्सप्लेन करती हूँ। ट्रांजिट टाइम है, एक्सप्रेशन ऑफ एडहेसिव मॉलिक्यूल बाय सिकल सेल, ये यहाँ से मैं आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा, ये थी इसकी मेन पैथोजेनेसिस की। पोजीशन नंबर 6 पे हमारे पास चेंज आ गया और उसमें वो सारा कुछ हो गया। ये मैंने आपको बता दिया कि जब वो एक दफ़ा हो जाते हैं ना सिकल शेप बन जाती है तो इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम होता है, और कैल्शियम अब पॉजिटिव अंदर आया तो पॉजिटिव बाहर भी जाएगा, ठीक है। तो पोटाशियम लूज़ हो जाता है और वाटर भी उसको फॉलो करता है और लूज़ हो जाता है, ठीक है। अगर करंट एपिसोड अगर बार बार एपिसोड यही आ रहे हैं डीऑक्सीजनेशन के, तो वो इरिवर्सिबल सिकल सेल बन जाएंगे। अब जो फैक्टर्स हैं ना जो मेनली डिटरमिन करते हैं कि हमारे पास ये सेल तो थे लेकिन उनकी डीऑक्सीजनेशन होगी और फिर सिकलिंग होगी, वो कौन कौन से फैक्टर, जो मेन फैक्टर है ना वो 3 है। एक हमारे पास आता है इंट्रासेलुलर लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन अदर देन द HbS। अच्छा, मैं आपको ये बात बताती हूँ कि जो हमारे पास सिकल सेल अनीमिया है ना, ये हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। मतलब ये कि ये होमोजाइगस जो कंडीशन होती है ना उसमें ये एक्सप्रेस होगा और वही बंदा डिजीज होगा। अगर किसी में एक एलील है तो वो ट्रेट होगा, उसमें वो कैरियर होगा, उसमें थोड़े बहुत साइन एंड सिम्टम आएंगे लेकिन उसमें कोई वो डिजीज़ नहीं है, उसमें मेजर कोई सिम्टम नहीं होंगे। तो इनहेरिटेंस पैटर्न ये है कि इफ़ दिस इज़ अ मेल और ये हमारे पास फीमेल है, ठीक है, एक कपल है, उनमें इनहेरिटेंस पैटर्न जो होता है ना वो हमारे पास 25% नॉर्मल का होता है, और हमारे पास ये डिज़ीज़ ने 50% डिज़ीज़ और 25% ही हमारे पास, सॉरी ये है ट्रेट, और 25% ही होता है हमारे पास डिज़ीज़, ठीक है। ये अब दोनों थे जो मेल और फीमेल, ये दोनों थे कैरियर या ट्रेट था, ठीक है। उनमें ट्रेट था कि एक एलील तो नॉर्मल है लेकिन दूसरा क्या है HbS हीमोग्लोबिन है दोनों में। तो हर प्रेगनेंसी में चांस है कि अगर तो दोनों एलील नॉर्मल मिल गए तो वो बिल्कुल नॉर्मल है चाइल्ड। अगर एक एलील नॉर्मल है और एक अब नॉर्मल है, अगर फर्स्ट टाइम एक फादर से आ गया और लेकिन हीमोग्लोबिन S जो आ गया फीमेल से आ गया, तो फिर भी वो डिज़ीज़ नहीं होगा, वो उसमें ट्रेट है। 50% चांसेस होगा इस चीज़ का, ठीक है, लेकिन 25% चांस होगा कि वो डिजीज़्ड हो हर प्रेगनेंसी में। तो ये होता है इनहेरिटेंस पैटर्न ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का। ये FSC वगैरह में भी पढ़ा है तो आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। उसके बाद अब ये है कि होमोजाइगस कंडीशन में ये फुली एक्सप्रेस कर रहा है, दिस इज़ हेट्रोजाइगस कंडीशन, एक एलील नॉर्मल है और एक हमारे पास क्या है डिजीज सॉरी मतलब अब नॉर्मल है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास 60% जो होती है ना हीमोग्लोबिन RBC में वो HbA है और 40% होती है HbS। तो ये मैं आपको बता रही हूँ मेनली ये वाला फैक्टर कि जो फैक्टर ना सिकलिंग को डिटरमिन करते हैं कि सिकलिंग कितनी होगी या होगी भी कि नहीं होगी, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन अदर देन HbS, तो अगर तो हेट्रोजाइगस ट्रेट है ना तो उसमें ये होगा कि 60% तो नॉर्मल है, फिर 40% ये है। अब जो ये नॉर्मल है ना ये इसको प्रिवेंट करेगा, जो 40% है भी उसकी पॉलीमराइजेशन को ये प्रिवेंट करेगा, उसकी पॉलीमराइजेशन नहीं होने देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास उस बंदे में कोई डिजीज़ साइन एंड सिम्टम इतने कोई ख़ास नहीं आते, तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ हेल्दी लाइफ गुजार लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक फैक्टर कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो उसमें वो फिर भी थोड़ा सा प्रोटेक्टिव इफेक्ट आ जाएगा उसका, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है। अच्छा, एक तो ये था ना कि हमारे पास ये है, एक होता है HbC और HbS, ये भी अब हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये भी इसमें भी क्या होता है कि पॉलीमराइजेशन कम ही होती है। इसमें क्या है कि हमारे पास जो HbC होती है ना, ये यहाँ से देखिए, तो इसमें भी बीटा ग्लोबिन की म्यूटेशन तो होती है लेकिन क्या होता है कि इसमें लाइसिन आ जाता है ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यू की जगह पे। ये भी प्रोटेक्शन हमारे पास करता है फैलसिपायरम मलेरिया से एक्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है तीसरी कंडीशन HbF।
ये फीटर जो हीमोग्लोबिन होती है, जो फीटस में होती है वो मेनली HbF होती है, मेजर जो होता है हीमोग्लोबिन। जो फीटल है ना, ये भी क्या करता है कि हमारे पास सिकलिंग नहीं होने देता, क्योंकि उनमें HbS है ही बहुत कम, बल्कि होती ही नहीं है। HbS तब बनेंगे ना जब फीटस जो है वो फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट होगी। तो पहले जो न्यू बच्चा है वो 5 to 6 मंथ है, तो उसमें कोई साइन एंड सिम्टम अपीयर ही नहीं होंगे, क्योंकि तब तक ये उसकी हीमोग्लोबिन सारी की सारी क्या होगी, फीटल। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो एडल्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है, और जब वो एडल्ट में कन्वर्ट होगी तो तब ये बनना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से साइन एंड सिम्टम अपीयर होंगे। तो ये भी एक तरह से ये है कि पहले कंसनट्रेशन HbF की ज़्यादा थी, तो हमें इतनी कोई सिकलिंग वगैरह या साइन एंड सिम्टम अपीयर नहीं हुए। ठीक है, इसमें बस यही था। आगे जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा फैक्टर है जो इफेक्ट कर सकता है, वो ये है कि इंट्रासेलुलर कंसनट्रेशन अब HbS की कितनी है। पहली बात थी कि HbS के अलावा कौन से हैं, अब यह है कि HbS की कंसनट्रेशन कितनी है। ठीक है, अगर HbS की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, ये डायरेक्ट रिलेशन है, अगर इंट्रासेलुलर ज़्यादा होगी ना तो सिकलिंग भी हमारे पास ज़्यादा होगी, अगर कम है तो कम होगी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि कुछ जो लोग हैं कोमॉर्बिड कंडीशन है, उसमें यह है कि वो थैलेसीमिक भी हो सकते हैं, उन्हें थैलेसीमिया भी है और साथ में सिकलिंग भी है। अब ये है कि एक ये प्रोटेक्टिव होते हैं फॉर द सिकलिंग। अब थैलेसीमिया इटसेल्फ इज़ अ डिजीज़ है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन होता ये है कि फॉर एग्जांपल अल्फ़ा थैलेसीमिया, तो थैलेसीमिया में क्या है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो रही होती है उसकी। और सिकलिंग में क्या है, मतलब हीमोग्लोबिन तो अब यही है ना HbS है, तो सिकलिंग में अब मैंने कहा था डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर हीमोग्लोबिन कम हो रही है तो HbS मतलब कम हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास सिकलिंग भी क्या होगी, कम होगी। डिजीज्ड है, अब उसको थैलेसीमिया भी है, सिकलिंग भी है, सिकल सेल एनीमिया भी है, लेकिन क्या है कि उसकी सिकलिंग कम हो रही है। और सिकलिंग कम होने का मतलब यह है कि उसकी हीमोलिसिस कम हो रही है। ठीक है, सिकलिंग हमारे पास मेनली आगे इसके 3 कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, वेजो एक्लूसिव होते हैं और हीमोलिसिस हो जाती है, तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ। चलिए, दूसरा फैक्टर हो गया, वो ये था कि इंट्रासेलुलर कंसनट्रेशन HbS की कितनी है। तीसरी बात ये आ गई कि हमारे पास वेसल्स में द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेड सेल टू पास थ्रू द माइक्रोवेस्कुलेचर। ठीक है, अब जो हमारे पास नॉर्मल जो ब्लड फ्लो होता है ना, वो हमारे पास थोड़ा सा रैपिड होता है। ठीक है, ब्लड फ्लो पे भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है ना, वो हमारे पास थोड़ा सा रैपिड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास वेसल्स में वो इतना स्टे नहीं करते, फ़ौरन से गुजर जाते हैं। तो हमारे पास वेसल्स के साथ उनका जो वॉल के साथ कॉन्टैक्ट टाइम भी कम होगा, और वो वहाँ पे पाइल अप होना स्टार्ट नहीं होंगे, ना ही हमारे पास कोई वेजो एक्लूसिव डिजीज़ होगी। ठीक है, आगे इसकी कॉम्प्लिकेशन आएंगे, जो सिकल सेल एनीमिया होते हैं ना, इसमें स्ट्रोक वगैरह के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि ना वो एक्लूड कर सकते हैं वेसल को। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऑर्गन है जिनकी ब्लड सप्लाई जो है वो स्लगिश होती है या स्लो होगी, तो उनमें क्या होगा कि वो सिकलिंग तो है, लेकिन साथ में क्या है कि वेजो एक्लूसिव डिसऑर्डर्स भी उनमें आएंगे, और उस जो ऑर्गन का है वो वेसल ब्लॉक हो जाएंगी, तो उसकी जो सप्लाई है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। ठीक है, तो इसमें ये आ जाता है कि हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो वैसे ही ब्लड फ्लो को स्लो कर देते हैं। इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गया, तो इन्फ्लेमेशन भी क्या करता है कि हमारे पास ब्लड फ्लो जो होता है वो स्लो हो जाता है, और उसका जो RBC का WBC का जो कॉन्टैक्ट टाइम है विद द एंडोथेलियम, वो इंक्रीज़ कर देता है, और क्या करता है कि स्लगिश हो जाता है ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तो ये है कि थ्रोम्बो जो थ्रोम्बोसिस हो सकती है। ठीक है, वहाँ पे पाइल अप होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि सिकलिंग भी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद ये है कि अब सिकलिंग की जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ना, कॉम्प्लिकेशन, वो क्या हो सकती हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब सिकलिंग हो रही है तो मैंने आपको बताया कि ये अच्छा, एक बात और है, जो हमारे पास नॉर्मल RBC होते हैं ना, वो होते हैं बाइकनकेव। ठीक है, जो नॉर्मल RBC हैं वो बाइकनकेव होते हैं, और उनमें ये है कि हमारे पास क्या है कि वो स्टिकी नहीं होते, नॉन स्टिकी होते हैं। मतलब ये कि वो एंडोथेलियम के साथ ना स्टिक नहीं करते। लेकिन जो हमारे पास ये सिकल सेल वाले होते हैं ना, ये क्या करते, सिकल जो है ऐसे बनी हुई जो भी होगी, ये हमारे पास ज़्यादा स्टिकी होते हैं एंडोथेलियम से, तो वहाँ पे वो उसके साथ ज़्यादा बाइंड करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है कि वेसल्स एक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, तो यही इसके कॉन्सिक्वेंसेस बन जाएंगे कि सबसे पहले तो हीमोलिटिक एनीमिया होगा। ठीक है, रेड सेल डैमेज मेम्ब्रेन की वजह से, फिर वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, वो मैंने आपको बता दिया कैसे होगी। अब वेसल्स ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो हमारे पास क्या होगा कि स्कीमिया होगा, जिस भी ऑर्गन की वेसल ऑब्स्ट्रक्ट होगी वहाँ पे स्कीमिया होगा, पेन क्राइसिस वगैरह आ जाएंगे। जो फैक्टर्स जो हैं हमारे पास वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन करवाते हैं, मतलब इसको इन्हांस कर देंगे, फैसिलिटेट करेंगे, उसमें डिहाइड्रेशन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन वगैरह। ठीक है,
उसके बाद मॉर्फोलॉजी कैसी होगी, जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस की थी, तो उसमें जो मॉर्फोलॉजी की थी ना, हाइपरबिलीरुबिनीमिया होगा और क्या होगा कि स्प्लीनोमेगाली हुई होगी क्योंकि वर्क हाइपरप्लेजिया हुआ होता है। और दूसरी बात क्या होती है कि ये हाइपरप्लेजिया फिर थ्राइड प्रोजेनिटर, मतलब वो इरिथ्रोपोइटन ज़्यादा आएगा अगर हिमोलिसिस है कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू। और उसके बाद क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हिमोलिसिस तो हो रही है लेकिन बन भी रहे हैं, और हमारे पास इसी वजह से पेरिफेरल रेटिकुलर साइट काउंट भी इंक्रीज़ होगा। वो लैब इन्वेस्टिगेशन में यही हमारे पास फाइंडिंग होती है कि सीबीसी तो हम करवाते हैं, उसमें हमें रेड ब्लड सेल की हीमोग्लोबिन पता चलेगा, शेप वगैरह पता चल जाती है। लेकिन ये होता है जो पेरिफेरल स्मीयर है ना, उसमें तो एक तो हमें वो सिकल शेप सेल मिलेंगे आरबीसी, लेकिन रेटिकुलर साइट काउंट भी हमें इंक्रीज़ मिलता है। तो ये है हमें बताता है कि हिमोलिसिस हो रही है। ठीक है, इरिवर्सिबल सिकल रेड सेल होते हैं, ठीक है, ये हमें मिल जाएंगे। अब स्प्लीनोमेगाली हुई होती है स्टार्ट में, इनिशियल स्टेजेस में, लेकिन क्या होता है कि जब ये ज़्यादा होती रहती है ना, तो मैंने आपको बताया कि वेजो वेस्कुलर कंजेशन करवाते हैं, थ्रोम्बोसिस करवाते हैं। सिकल सेल एनीमिया में क्या होती है, थ्रोम्बोसिस होती है, और थ्रोम्बोसिस होगी तो जिस भी ऑर्गन के वेसल में थ्रोम्बोस बन गया है, ठीक है, थ्रोम्बस है, वो क्या करेगा कि इस्कीमिया होगा, इन्फेक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा उस ऑर्गन का। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास स्प्लीन है, स्प्लीन का वेसल इंक्लूड हो गया, स्प्लीन की ही सबसे ज़्यादा जो टाइटस वेसल्स होती हैं, तो क्या होगा कि वो सबसे पहले उनमें इंक्लूड होने के चांसेस हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि स्प्लीन का इस्कीमिया होगा, इन्फेक्शन वगैरह होगा, तो इसमें ऑटो स्प्लीनेक्टमी होती है सिकल सेल एनीमिया में, गॉल स्टोन वगैरह बन जाते हैं। बाकी चीज़ें जो थी ना वो वैसे ही एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस की, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा डिटेल से बताई। जो न्यू चीज़ें थी वो वेस्कुलर कंजेशन, थ्रोम्बोसिस और ऑटोस्प्लीनेक्टमी है। ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अब अच्छा, इसमें क्लिनिकल फीचर्स वही हैं, एनीमिया हो जाता है, वेजो एक्लूसिव क्राइसिस होते हैं। जो मेन बात है ना, वेजो एक्लूसिव क्राइसिस की वजह से क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की कॉम्प्लिकेशन आती है। सबसे पहले क्या है कि हैंड और फुट सिंड्रोम हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, हैंड और फुट सिंड्रोम यही कि हमारे पास ना जो फुट और हैंड की जो वेसल सप्लाई होगी ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, वो एक्लूड हो गई हैं। ये वेजो एक्लूसिव की कॉम्प्लिकेशन है आगे, ठीक है। इन्फेक्शन ऑफ बोन हो जाएगा फिर हैंड और फीट में, और ये ज़्यादातर कॉमन होता है यंग चिल्ड्रन में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होता है। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम में क्या है कि वही जो निमोनिया वगैरह अगर लंग में हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि उसकी अगर ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है तो सिकलिंग होगी विद इन द हाइपोक्सी पल्मोनरी बेड, और ये और ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा हाइपोक्सिया को। सिस्टेमिक हाइपोक्सिया भी होगा और पल्मोनरी भी, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक कैसे होता है कि स्ट्रोक यही है कि हमारे पास साथ, तो ये एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम है। स्ट्रोक में यह है कि जब हमारे पास हीमोग्लोबिन, ये हिमोलिसिस होती है ना, तो जो हीमोग्लोबिन है HbS ये निकलता है, ब्लड में रिलीज़ होगा, तो ये हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड को ना बाइंड कर लेता है, ठीक है। तो इसको वो कम करवा देता है, इसकी डेफिशिएंसी करवा देता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, एक वेजोडाइलेटर है। ये नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है कि वेसल्स को डायलेट इसने किया होता है, ठीक है। अगर हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड है, और वैसे भी ये नाइट्रिक ऑक्साइड ना जो प्लेटलेट की एग्रीगेशन है ना, मतलब क्लॉट बनने में भी इसका नेगेटिव रोल होता है, ठीक है, तो वो नहीं होने देता। लेकिन अगर इसमें क्या होगा कि एक तो उसके वैसे ही पहले ही वेसल जो होंगी वो एक्लूड हुई होंगी। दूसरा क्या होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड भी वो उसको नहीं होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का मेरा ख्याल इधर नहीं लिखा हुआ, तो मैंने आपको वैसे बता दिया, ठीक है। तो उसको भी ले लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, तो ये स्ट्रोक वगैरह और सीवीएस की प्रॉब्लम कॉज करवाएगा। उसके बाद डिफरेंट अगर वेजो एक्लूसिव डिजीज़ हो रही है, ठीक है, वेसल से एक्लूड हो रही है, स्प्लीन होगी, बोन होगी, हमारे पास लिवर, किडनी, जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन है जिनके वेसल एक्लूड होगी तो वो इफेक्ट हो जाएंगे। उनमें सब में क्या होगा कि निक्रोसिस वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ए प्लास्टिक क्राइसिस। ए प्लास्टिक क्राइसिस में ये होता है कि ये नॉर्मल सिर्फ सिकल सेल एनीमिया की वजह से नहीं होता, लेकिन अगर सिकल सेल एनीमिया है साथ में उसको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, मेनली इसमें होता है पार्वोवायरस B19, तो ये क्या करता है कि एरिथ्रोब्लास्ट को इफेक्ट करते हैं ये वायरस। और एरिथ्रोब्लास्ट हमारे पास अब जो कंपनसेटरी एरिथ्रोपोइसिस हो रही थी अब वो भी ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब बिल्कुल ही वो सीवियर एनीमिया उसमें हो जाएगा, और ए प्लास्टिक क्राइसिस इसी को कह रहे हैं, ठीक है। अब मैंने पीछे बताया था कि जो हमारे पास सिकल सेल एनीमिया है इसमें ऑटोस्प्लीनेक्टमी होती है। ऑटोस्प्लीनेक्टमी मतलब ए स्प्लीनिक हो गया, और जो भी ए स्प्लीनिक बंदा होता है उसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन के चांसेस वगैरह बढ़ जाते हैं, तो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया वगैरह उसको इन्फेक्ट करेंगे, ऑस्टियोमाइटिस हो जाएगा और डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ हो सकती हैं। तो यही बात है इस पैराग्राफ में लिखी हुई है कि इन्फेक्शन के चांसेस बस बढ़ जाते हैं।
अच्छा, लैब डायग्नोसिस में ये है कि सबसे पहले तो हमने कोई भी ब्लड डिसऑर्डर है तो उसमें हम क्या करवाते हैं कि उसका CBC करवा लेते हैं। उसके बाद हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करवा सकते हैं, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग देख लीजिएगा। पेरिफेरल, उसके बाद रेटिकुलोसाइट काउंट जो होगा वो उसका इंक्रीज़ हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा सकते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसमें डिफरेंट जो HP की कंसनट्रेशन है यही थी, वो कोई कम होगी कोई ज़्यादा होगी, और HPS भी उसमें भरना शुरू होगा। मेनली ये होता है कि सिकल सेल अगर डिजीज़ है ना तो HP की जगह HPS होगा, वो ज़्यादा उसका बैंड जो होगा ना थिक होगा। उसके बाद प्री नेटल डायग्नोसिस ये है कि हम DNA के लेवल पे स्टडी कर लेंगे उसको, फीटस के बाय एमनियोसेंसिस और बायोप्सी, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि बेबी को डिजीज़ हो सकती है या नहीं, ठीक है। अब ये है कि यंगर चिल्ड्रन में किया है कि हम ट्रीटमेंट ये कर सकते हैं, वैसे इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हाइड्रोक्सी यूरिया यूज़ करते हैं। हाइड्रोक्सी यूरिया क्या है, ये हमारे पास इनहिबिट कर देता है DNA को सेंसिस को। मैंने बताया था जो बच्चे हैं छोटे न्यू बॉर्न हैं उनमें हमारे पास जो मेन HB है वो HBF है, ये ही सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 to 6 मंथ तक परसिस्ट करती है, फिर चेंज हो जाती है एडल्ट में। तो अगर DNA की सेंसिस ब्लॉक कर दी जाए तो उसमें क्या होगा कि ये वाली जो फॉर्म है हीमोग्लोबिन की ये परसिस्ट करेगी और ये बनेगी नहीं। ये बनने का मतलब यही है कि अगर वो डिजीज़ है तो उसमें तो ये वाली फॉर्म बनेगी ना इसकी जगह। तो यही है कि उसको थोड़ी देर के लिए हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर प्रिवेंट करेंगे तो अनीमिक वगैरह उसमें वो जो हैं वो कम होंगे। अब हाइड्रोक्सी यूरिया के पेन क्राइसिस भी रिड्यूस पेन क्राइसिस, लेसन द एनीमिया थ्रू सेवरल इफेक्ट्स इसमें आ जाता है। इंक्रीज, ये लेवल बढ़ा देगा HPF का। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी आता है क्योंकि DNA को सेंसिस को इनहिबिट कर रहे हैं ना, तो WBC भी उधर से आ रहे हैं। फिर ये रेड सेल के साइज़ को इंक्रीज़ कर देता है जिसकी वजह से क्या होगा कि इंट्रासेलुलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। तो पीछे हमने डिस्कस किया था कि अगर HPS की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो सिकलिंग ज़्यादा होगी, तो अगर कम है तो कम होगी। तो ये भी एक प्रोटेक्टिव वे हो जाता है इसका। और ये मेटाबोलाइज करता है टू एन नाइट्रिक ऑक्साइड। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो हमारे पास वेज़ोडाइलेटर है और इनहिबिटर प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का मैंने पीछे बता दिया कि वो क्यों कम होता है सिकल सेल एनीमिया में। तो अगर वो आपको समझ आ गया तो ये भी आ गई। अल्लाह हाफिज़।